मेरी शादी को 20 साल हो गए थे। मेरे 2 बच्चे हैं, 16 साल का एक बेटा और 12 साल की एक बेटी। मैं अपने सास ससुर और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहती थी और मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वे हर महीने हमें खर्चे के पैसे भेज देते थे और खुद 4-5 महीने में एक बार घर आया करते थे। मेरी शादी की 20वीं सालगिरह थी तो मेरे बच्चों ने अपने पापा को सरप्राइज देने के लिए मुझे जिद करके मेरे पति के पास अकेले भेज दिया। जब मैं शहर में अपने पति के फ्लैट में पहुंची तो शादी के 20 साल बाद अपने पति की सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है, अब तो मान जाओ। यह बोलते हुए राधिका का 16 वर्षीय बेटा रोहन अपनी माँ को मोबाइल पर कंफर्म टिकट दिखाता है। राधिका कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी 12 वर्षीय लड़की गुड्डी अपने भैया की तरफ देखते हुए कहती है, सच में भैया, हो गई बुकिंग, अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने पिया को मिलन से। राधिका अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को क्या हो गया है, क्या जिद लेकर बैठ गए हो? और गुड्डी, तुम यह सब क्या बोल रही हो? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं, हर वक्त फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आती तुम। रोहन खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार गुड्डी की तरफ देखते हुए कहता है, माँ, कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वो तुम्हें अपने शादी के 20वीं सालगिरह पर अचानक से अपने दरवाजे के पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा ये सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज गुड्डी कहती है, वाओ, रोमांटिक सीन बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ पापा जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे ना, तुम आ सरप्राइज बोलना, काश पापा भी यह सॉन्ग बोलेंगे, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। गुड्डी और रोहन की बातें सुन राधिका कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? माँ के सामने ऐसा बोल रही हो। गुड्डी, इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल तो प्यार खुल्लम खुला होता है। राधिका अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, प्यार तो हमारे जमाने में होता था, तीर नजरों से चलती थी, घायल यह दिल होता था। तभी रोहन कहता है, वाओ माँ, क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो, तुम अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स कहाँ छुपाकर रखती थी? रोहन की बातें सुन अपनी भावनाओं को संभालते हुए राधिका बात को घुमाते हुए, तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए? तुम सब जानते हो कि तुम्हारे दादी जी और दादाजी की तबीयत बिगड़ी रहती है, कैसे छोड़ जाऊं मैं तुम सबको? रोहन कहता है, माँ, कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो, बस 1 महीने की तो बात है। ये लम्हा सिर्फ तुम और पापा के लिए है, जो एक साथ गुजारेंगे, न कोई परिवार और न कोई जिम्मेदारी, बस तुम और पापा तुम्हारे साथ, बस कुछ पल जो सिर्फ तुम दोनों के होंगे। तभी राधिका की सास, जो कुछ दिनों से ही देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, कहती हैं, मान जाओ राधिका, चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। राधिका कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए रोहन, माँ, 2 दिन बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। राधिका अपनी मुंह से रोहन का हाथ हटाते हुए, इतनी जल्दी तुम दोनों भी न सोचने तक का भी समय नहीं देते? रोहन अपनी मोबाइल की तरफ देखते हुए, माँ, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो, तुम बस तैयारी करो जाने की, अब तो सबकी बातें सुन। राधिका का मन भी अपने पति अविनाश की तरफ छूट रहा था। उसके पसंद के मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। राधिका के हाथों से बने मोतीचूर की लड्डू अविनाश को बहुत पसंद थे। अविनाश की नौकरी दूसरे शहर में है, अच्छी पैकेज मिलती हैं अविनाश को, वहाँ यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है, जहाँ वो अभी अविनाश के माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती हैं। जब राधिका ब्याह कराई तो इसी पुश्तैनी घर में उसका स्वागत हुआ। अविनाश के साथ वो कभी वहां जा ही नहीं पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर रोहन और गुड्डी का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। अविनाश हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता है, उसी पैसे से राधिका घर का खर्च चलाती थी। 4-5 महीने में अविनाश का आना बस 2 दिन के लिए ही होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर कर बैठे रहते। राधिका और अविनाश बहुत कम ही मिल पाते थे। आज राधिका पूरे मन से तैयारी कर रही थी अविनाश के पास जाने की। रोहन उसे ट्रेन में बिठा दिया, एक बच्चे की तरह उसे पूरे रास्ते का डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतनी दूर भेजना, वो भी अकेले, एक डर उसे भी सताने लगा। राधिका रोहन को समझाते हुए कहती है, रोहन, मैं बच्ची नहीं हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। रोहन कहता है, माँ, मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वहीं जा। राधिका रोहन की बेचैनी समझ रही थी।
इतनी दूर राधिका को अकेले भेजने की जिद तो रोहन की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहां ठीक से पहुंच पाएगी कि नहीं, इस डर से अब वो परेशानी में आ गया। रोहन के आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी। अब राधिका भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। आज भी वो पल उसी तरह सजे हुए हैं जैसे राधिका ने सजाए थे इतने सालों में। अब राधिका और अविनाश इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देख राधिका अंदाजा लगा चुकी थी कि जब वो अविनाश के घर पहुंचेंगी तो वो घर में ही होंगे। रात के पहर भी राधिका के आंखों में ही कट गए। सुबह 6 बज रहे थे कि रोहन का कॉल आया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख कर उतरना, एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। राधिका ने हंसते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करती हूँ, ऑटो पकड़। राधिका उस पते पर पहुंच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बेल बजाने के पहले राधिका अपना हुलिया अपने हाथों से ही ठीक करने लगी। एक बार बजाया, तब भी अविनाश ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने बेल को बजाया। कुछ देर में ही एक औरत जो चूड़ीदार पहनी हुई थी ने दरवाज़ा खोला। फिर अपने बालों को खोपा करते हुए राधिका से पूछने लगी, किससे मिलना है? राधिका ने फोन पर एड्रेस को दिखाते हुए कहा, जी, अविनाश राठौड़ का घर यहीं है। वो औरत बोली, जी यही है, क्या काम है आपको? राधिका ने पूछा। जी, आप कौन? उस औरत ने अपना परिचय देते हुए। जी, मैं उसकी पत्नी हूँ राधिका। जो यह सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी, तभी कमरे से कोई कहता है, पायल, जल्दी आओ यार, कौन आया है? वो औरत जिसका नाम पायल था, वहीं खड़े जोर आवाज़ों से कहती है, सुनिए जी, जरा बाहर आइए, कोई मिलने आया है आपसे। पायलल के इतना बोलने से ही राधिका की नज़र भीतर की तरफ अटक गई, यह सोचकर कि यह कोई और अविनाश है। लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति खड़ा था। अविनाश राधिका को देखते ही कहता है, बस इतना ही कह पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन पर नाम देखकर ही अविनाश का चेहरा बता रहा था कि यह फ़ोन रोहन का ही है। अविनाश को फ़ोन कट करते देख राधिका बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ी। किस गली जाना है अब यह उसे पता नहीं। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ते हैं उसे अपने आंचल से पोंछते हुए उस ओर जा रही थी जहां उसके कदम जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह देख राधिका बैठ गई। 2 पल बैठ शांति से कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन रोहन का फोन था कि बजे ही जा रहा था। राधिका की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बता सकें उसे, लेकिन बात तो करनी ही थी। उसे अपने आंसुओं को पोंछ, अपने बोतल से पानी निकाल पीकर अपने गले की आवाज़ को नॉर्मल करते हुए फ़ोन रिसीव करती हैं। रोहन, क्या माँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी बात है, वो तो दूसरे शहर गए हैं काम से माँ। तुम जो भी टिकट मिले फ़ौरन चली आओ उसमें ही। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। राधिका बस रोहन की बातों पर हाँ और हममन ही कर पाई। गले से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रोहन ने तो फ़ोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज़ मिला उसे वो कैसे भूलती। कितनी आसानी से अविनाश ने भी झूठा बहाना बना दिया, लेकिन वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज़ देने आई थी अविनाश को अपने 20वीं सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो अविनाश ने ही उसे रिटर्न सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी अविनाश की बातों से यह नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वो जिससे जुड़ी है वो भी अविनाश की ही दुनिया थी। तो फिर अविनाश ने ऐसा क्यों किया? अविनाश का मन उससे ऊब चुका था, तो कभी बताया क्यों नहीं? आज अविनाश की बेवफ़ाई की सज़ा वो किसको दे? अपने सास ससुर को। उस सास ससुर को जिसके साथ रहते रहते इस 20 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। घर परिवार बच्चे को चलते चलते राधिका जिम्मेदारी में खोने लगी, कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था, लेकिन अविनाश को तो कुछ और चाहिए था। जो उस पायल में है, एकदम सुराही जैसा फिगर, वो तो बस एक बोझ बन चुकी हैं शायद अविनाश की। लेकिन रोहन और गुड्डी की जिम्मेदारी तो अब भी वो उठा रहा था। ये सोच ही रही थी कि तभी रोहन का फ़ोन, माँ तुम्हें टिकट मिला? राधिका खुद को संभाल, झूठ बोलते हैं बेटा, लंबी लाइन है, मिल जाएगी।
तुम टेंशन न लो, मैं अभी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी राधिका को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, जो अब शायद किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने उस बच्चों को वो लड्डू दे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफ़र के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही रोहन अपनी माँ को गले लगाते हैं। थैंक गॉड माँ, तुम आ गई, तुम सही सलामत घर वापस आ गई। तभी मायूसी से गुड्डी अनजाने में ही कहा, माँ पापा को सरप्राइज देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। रोहन, मेरी ही गलती थी कि मैं यह सरप्राइज का प्लानिंग कर दिया। राधिका अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नज़रों से खुद को बचाने की भरसक प्रयास कर रही थी कि उसकी सास, मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर धक्के खाता फिरता है, सुकून से घर की 2 रोटी भी उसे नसीब नहीं। सबकी बातें और अविनाश के प्रति सबका विश्वास देख अब राधिका खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रख वो बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुस नल के पानी को छोड़ते हुए अपने आंसू को उसी पानी के साथ बहने दिया। सबकी नज़र से छुपकर राधिका बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी के छींटे डाले जा रही थीं, लेकिन आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रही थीं। अविनाश का इतना बड़ा धोखा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी, अविनाश से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौट कर आ गई। उसके जीवन का 20 साल कोई मामूली नहीं होता। किसी के जीवन में इतना लंबा सफ़र अविनाश से दूर रहने के बावजूद राधिका ने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, एक एक ईंट में प्यार का एहसास जगाया। आज यह सब भी उसे सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थीं, जिस दीवार में न जाने कितनी यादों को समेट कर सजाया था। एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसी देख रोहन बाहर से कहता है, माँ क्या कर रही हो इतनी देर, तुम ठीक तो हो ना? राधिका की आवाज़ गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। रोहन को बोलना तो चाहती थी कि ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ निकले तब न। कुछ देर बाद भी आवाज़ न आने पर रोहन फिर से कहता है, माँ तुम ठीक हो? राधिका दरवाज़ा खोलते ही थोड़ी गुस्साई से कहती है, क्या बचपना है। रोहन थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए सिर पर पानी दे रही थी। चैन से सांस भी नहीं लेने देते। लेकिन रोहन को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान तो हुई है माँ को, माँ के पास जाकर, माँ चल मैं तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर ले। राधिका ने भी मना नहीं किया। आज उसका भी मन और जिया दोनों ही जल रहा था। वो आंख मूंदे अपनी पलंग पर लेट गई, लेकिन अविनाश और पायल का चेहरा दिखते ही आंख खोल देती। कुछ देर में रोहन भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गया। अपनी माँ के पास बैठते हुए कहता है, ये लो माँ, ये कॉफ़ी पी लो, मेरी वजह से तुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। रोहन को ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हद तक पसंद है, खुद भी जब बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। रोहन की बात सुनकर भी राधिका ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ न देकर बाहर निकल आएगी माँ की। थकान को सोच रोहन वहाँ से अपनी माँ को कमरे में अकेले आराम का बोल चला जाता है। आराम, अब राधिका को कैसे करती वो आराम। अब दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। रोहन तो समझदार था, लेकिन गुड्डी, वो तो माँ के पास आकर इधर उधर की बातें बताने लगी। राधिका कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। उधर पायल का मुंह भी फुला हुआ था। अविनाश ने कई बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन पायल ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि अविनाश जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में अविनाश के साथ 2 वर्ष हुए उसे शादी को। कितनी आसानी से वो अविनाश के झांसे में आ रही थी। उसकी एक एक बात पर वो आंख मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी, ये पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में अविनाश को सच्चाई बतानी ही पड़ी। अविनाश हर महीने घर में पैसे भेजते थे। ये बात तो पायल को पता था, क्योंकि अविनाश के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। पायल ने कई बार कहा था कि उसे भी अपने माँ बाप से कभी मुझे भी मिलाओ, लेकिन अविनाश ये कह देता कि तुम बंगाली हो, इसलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। पायल भी वहीं काम करती हैं जहाँ अविनाश काम किया करता है।
दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल एक साथ रहने के बाद 2 वर्ष हुए उन्हें शादी को। आज अविनाश की हकीकत पायल के सामने थी, लेकिन पायल राधिका की तरह कमज़ोर नहीं थी। बड़ी आसानी से अविनाश को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ वो घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितनों की जिंदगी से खेल गई। अविनाश अपने सिर पर हाथ पकड़ बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने पायल को, लेकिन सब बेकार। 1 सेकंड में सब बदल गया। इधर राधिका सबकी नज़र से खुद को बचाने की कशिश करती रहती। 2 दिन बीतने को हुए, लेकिन राधिका की खामोशी एक ही तरह कायम रही। कोई अगर नोटिस किया तो वो रोहन था। जब भी रोहन अपनी माँ से पूछता, तभी राधिका के अधर कांपते हुए कुछ बहाने बुनने शुरू कर देते। वह रोहन की नज़रों से दूर ही रहने का प्रयास करती। रोहन को बार बार यही लगने लगा कि यह उसकी वजह से ही हुआ है। उसकी माँ ने एक उम्मीद जाग गई थी पापा से मिलने, जो पूरी नहीं हो पाई शायद, इसलिए माँ दुखी है। 3-4 दिन बीते ही थे कि अविनाश ने इस घर में कदम रखा। अविनाश के पांव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों के ही खुशी से आंख भर गई। गुड्डी भी पापा पापा की रट लगाए अविनाश के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो राधिका से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने को बोल लल्ला लल्ला कह उसके आसपास मंडराने लगी। बाबूजी ने शहर का हाल चाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। अविनाश ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार राधिका को देखना चाहा, लेकिन राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख अविनाश राधिका के पास गया, लेकिन राधिका ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने वहीं बनाया जो उसे और उसके बच्चों की पसंद थी। अविनाश की माँ ने रात के व्यंजन को देख राधिका को कुछ खरी खोटी भी सुनाई कि इसमें से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो अविनाश को पसंद है, लेकिन राधिका ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चों को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। अविनाश के माँ बाप की परवाह और जिम्मेदारी राधिका ही उठाती रही। फिर भी अपना संतान तो अपना ही होता है, इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। रोहन आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा के आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे, हजारों पकवान बनाने में जैसे दिन रात निकल जाते थे, 2 दिन में ही जो माँ 6 महीने की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है? लेकिन रोहन ने अब भी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही हैं, कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता और अपनी पापा के चेहरे से कुछ आवाकलन करने की कोशिश करता कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद अविनाश अब जानता था कि राधिका इस कमरे में तो आएगी ही, तभी बात कर लूंगा, लेकिन राधिका के मन मस्तिष्क में कुछ और चल रहा था। अविनाश कमरे में राधिका का वेट कर रहा था। गुड्डी भी अपनी दादी के पास चली गई। सोने उसे दादी के पास ही सोना अच्छा लगता है। दादी के पास उसे हजारों किस्से सुनने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से गुड्डी के सिर पर अपने उंगलियों से हाथ फेरती है, जो गुड्डी को बहुत पसंद है। रोहन भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। राधिका भी रसोई पर बिखरे बर्तन को धोकर रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटाकर राधिका रोहन के कमरे में जाकर कहती है, आज यही सोना चाहती हूँ। रोहन, मैं। ये सुनकर रोहन ने अपनी माँ के तरफ चेहरा देखकर कहा, क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई है क्या? इतने बोलने की देर थी कि राधिका के आंख झल झल करने लगे। रोहन उसके पास आकर, माँ बताना, कुछ बात तो है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। क्या बात है माँ, बताओ ना। राधिका ने अपने कांपते होंठ को दबा आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, रोहन मुझे सोने दे, लाइट ऑफ कर दे बेटा, सिर दर्द से परेशान हूँ। रोहन अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दिया, लेकिन नींद न राधिका को थी, न रोहन को और न अविनाश को। उधर उस कमरे पर घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में ही अविनाश लगा था। बहुत देर के बाद भी जब राधिका नहीं आई तो अविनाश उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ के कमरे में तो राधिका जाएगी नहीं, तो उसे अंदाजा हो गया कि राधिका रोहन के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राधिका को बुलाए। रोहन के कमरे में राधिका अपने आंचल को अपनी मुंह में दबाए रखी थी कि कहीं उसकी सिसकियां रोहन न सुन ले। आज अविनाश को देख
उस दिन के घाव में फिर दर्द होने लगा। अब तक रोहन भी अंदाजा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है। वो बात भी बहुत बड़ी है, आज जो माँ उसको दिख रही थी, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। राधिका के पास हजारों सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। अविनाश ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। अविनाश जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब राधिका भी उठा नहीं पा रही थी। रोहन और गुड्डी के भविष्य का सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका जीवन तो रसोई में ही आधी गुजर गई। इस दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी? मायके में जाकर अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायके 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहां रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज अविनाश को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजारों सवाल थे राधिका के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख रोहन को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी राधिका के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुई। अविनाश जानता था कि राधिका घर में सबसे पहले उठती हैं। रात से इसी समय का वो वेट भी कर रहा था। अविनाश राधिका के पास जाकर कहता है, राधिका, नाराज हो मुझसे? लेकिन राधिका के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। अविनाश ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन राधिका अपने नित्य कर्म के काम को करने में लग थी। 2 दिन हो गए अविनाश को आए, लेकिन राधिका से उसकी एक भी बात नहीं हो पाई। अविनाश जानता था कि राधिका अभी गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो राधिका को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी राधिका एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और पैरेलल में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद अविनाश तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा दिखता है। सब उसे बड़ी टेढ़ी नजर से देख रहे थे। अविनाश भी सबकी नजरों को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज्यादा उसका ध्यान पायल के केबिन पर था। रोज की तरह वो ठीक आज भी वहीं थी, लेकिन कुछ अलग उसमें दिख रहा था आज। अविनाश ने पायल के केबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा सा मौका देख चला गया उस केबिन के भीतर। अविनाश अपने पति होने का हक दिखाते हुए कहता है, पायल, यह क्या तुमने सिंदूर नहीं लगाया? और जो हाथों में तुम्हारे शाखा पोला पहना था उसे भी खोल दिया, जानती हो? इसका मतलब? पायल गुस्से से कहती है, मेरी केबिन से बाहर निकलो तुम। अविनाश बेशर्मी से कहता है, निकलूं मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? पायल गुस्से में पलटकर कहती है, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दिया तुम्हारी असलियत। तुम एक धोखेबाज हो, यह सब जान गए हैं। अब अविनाश को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। अविनाश पायल को समझाने का प्रयास करते हुए कहता है, मुझे कुछ समय देती पायल? इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने यह सिंदूर मिटा दिया। पायल गुस्से से लाल होते हुए कहती है, अविनाश, तुम्हारे होने या न होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नफरत के सिवा मर चुके हो तुम मेरे लिए। पायल के इतने बोलने की देर थी कि अविनाश ने उसे थप्पड़ मार अपना हद तोड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वहां चले आए। सब पायल को संभाल रहे थे। तभी पायल ने भी उसे सबके सामने थप्पड़ रसीद कर दिया। सबके सामने यह भी कह दिया कि वो उस पर धोखाधड़ी का केस भी करेगी। अविनाश, ये देख, वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो रोहन अपनी बेचैनी के साथ राधिपुर के पास जाता है। राधिका भी कमरे की लाइट को ऑफ कर आंख बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन जानता है कि उसकी माँ की आंखें तो बंद हैं, लेकिन उसमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। रोहन कहता है, माँ, आवाज सुन राधिका। रोहन, तुम अभी इतनी रात को सब ठीक तो हैं बेटा? रोहन, सब ठीक है माँ, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। राधिका जानती तो थी कि रोहन क्या पूछने वाला है, इसलिए बहाना बनाते हुए कहती है, रोहन सो जाओ।
रात हो चुकी है बहुत। रोहन उदास होकर कहता है, माँ, मैं जानता हूँ न तुम सो पाओगी और न मैं, उससे अच्छा है बात कर लेते हैं माँ। देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, किसी बात एक से उसे बताओ अब। रोहन के इतना बोलते ही राधिका खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर कर बहने लगे, होंठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी, लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रहे थे। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती है और उसकी जुबान बस तेरे पापा पर ही अटक गई। रोहन, हाँ माँ, बताओ पापा क्या? यह कहते हुए रोहन की आंखें बस अपनी माँ की जुबान पर अटकी थी तो कभी उसे रोता हुआ देख रहा था। रोहन इतना तो समझ ही गया कि यह बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसे हो गई है। कुछ देर में रोहन को पकड़कर राधिका कहती है, सबको धोखा दिया है रोहन, तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। जो भी राधिका ने देखा सब रोहन को बता दिया। आज सच रोहन के सामने था, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। राधिका उसे बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थीं, लेकिन रोहन कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपने माँ के सामने रखते हुए रोहन कहता है, माँ, तुम क्या चाहती हो, वो बताओ। ये प्रश्न सुनकर राधिका रोहन की तरफ देखते हुए कहती, मैं समझी नहीं। रोहन कहता है, हाँ माँ, तुम क्या चाहती हो? ऐसे रोकर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो कि कुछ सोचा है? रोहन के प्रश्न सुन राधिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज रोहन की बातें सुनकर अपनी बात रखते हुए राधिका कहती है, रोहन, मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है। मेरा उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उनके प्रति प्यार और विश्वास, सब उनकी आंखों के सामने था। आज राधिका रोते हुए कहती है, रोहन, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूं, बता। रोहन के पास अभी इसका जवाब नहीं था। कुछ बात कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई। दोनों के बीच रोज की तरह राधिका सुबह अपने कामों में व्यस्त थीं। अब नींद गायब थी तो राधिका की, क्योंकि वो अपनी माँ को उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। पायल के रवैये को देख राधिका का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से अविनाश ने घर आने का सोचा। पायल ने एक झटके में ही अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया। उसको राधिका पर पूरा भरोसा था कि वो पायल की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देखकर अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को अविनाश का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। अविनाश की नज़र अब राधिका के चेहरे पर थी। उसकी मांग अब भी सजी हुई थी। लाल सिंदूर से यह देख अविनाश के चेहरे में एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। अविनाश को देख रोहन और राधिका दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके ससुर अविनाश से कहते हैं, यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह? अविनाश ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूं, अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूं। लेकिन उसके ससुर ने गुस्साई भरी नजरों से राधिका का साथ देते हुए कहा, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो, मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कभी सोचा नहीं था मैंने। अविनाश की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए कहती है, काहे को हमारे अविनाश को नालायक बता रहे हो? दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त घर की रोटी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सबके साथ रहने आया तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ससुर ने सबके सामने ही अविनाश की असलियत सबको बता दी। रोहन और राधिका को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता। तब वह रात वाली सब घटना बताने लगे कि उन्होंने उन दोनों की बातों वंट को सुन लिया था। अविनाश भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप इस गमवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठ मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हो कि आपका सगा मैं हूं। ये नहीं,
अविनाश के पिताजी गुस्से में कहते हैं, ये तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो शायद, इसलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मारकर बाहर कर देता। अविनाश झंझलाते हैं, कहता है, आपको अब यह प्यारी हो गई। अविनाश के पिताजी कहते हैं, प्यारी तो वो शुरू से ही थी, इसलिए तो उसे इस घर की बहू बनाया था। अविनाश अहंकार से कहता है, लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया ना इस परिवार का। अविनाश के पिताजी अपने गुस्से को दबाते हुए कहते हैं, अविनाश सोच समझकर बात बोला, करो, मुझे अब भी पेंशन मिलती है, तुम जो भेजते हो जरा बहू से पूछना तो उससे क्या सब सही से चल जाता है। कितनी बचत से ये इस घर का खर्चा चलाती हैं। अविनाश अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ देख रही हो पिताजी कैसे बात कह रहे हैं, इस औरत की तरफ दारी कर रहे हैं। अविनाश की बातें सुनकर राधिका ने रोहन को गुड्डी के साथ बाहर जाने को कहा। रोहन के गर्म खून को राधिका पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अपशब्द सुन उसका खून भी खौल उठेगा। कहीं रोहन और अविनाश में ही बहस न हो जाए, इसलिए उसे बाहर जाने की कहा। अपनी माँ की बात सुनकर रोहन चला तो गया, लेकिन उसका खून सच में खौल रहा था। गुड्डी, जो अब भी अपने माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी, कई प्रश्नों के साथ रोहन को परेशान कर रही थी। अपने बेटे का सुनकर माँ अपने पति की तरफ देखती है, तभी उनके पति उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जज्बात में आकर तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक ग्लास पानी की जरूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज देती हो? यह याद जरूर कर लेना। अपनी आंखों में फरेबी बेटे का पर्दा हटा सच का साथ देना। अपने पति की कठोर लेकिन सच्चाई से भरी बातों को अविनाश की मां भी झुठला नहीं सकती। राधिका का एक एक कतरा पसीना बहा है। इस परिवार में अपनी मां को इस तरह चुप देखकर अविनाश मां से कहता है, मां बताओ चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो कि इस औरत के साथ? तभी अविनाश की मां अविनाश के गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, अविनाश क्या तब से औरत औरत लगा रखा है, राधिका नाम है उसका, कि यह भी भूल गए? तुम्हारे बच्चों की मां है वो। अविनाश तेजी से राधिका का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया। आज मां ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया, तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरे टुकड़े पर पलती हो तुम। अगर मैंने ये पैसा देना बंद कर दिया न, तब समझोगी ये अकड़ सब निकल जाएगी। अविनाश को यह बोलते देखकर राधिका रोहन के कमरे में चली गई। रोहन ने अपने पापा की बात को सुन लिया था। अब अविनाश की बातों से राधिका के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपने आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। रोहन ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वो ठीक से सोच चुका था कि माँ जो भी फैसला करेगी वो उसका ही साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और न ही माँ को पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। राधिका के साथ साथ अब रोहन भी अपनी माँ के लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाती हुई राधिका कहती है, बाबूजी, अब इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही उसकी सास, राधिका, ये क्या बोल रही हो? छोट सी बात का बतंगड़ मत बनाओ, लड़का जात है वो, बाहर रहता है, भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार वो। औरत जात का तो काम ही है कि पर्दे में अपने पति के पीछे ही चलना, उसकी भूल को छुपा उसके साथ रहना। राधिका अब बाबूजी की तरफ देखकर कम लफ्जों में पूरी बात कहती है, बाबूजी, शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। यह कहकर बात को आगे न बढ़ाते हुए राधिका चली तो गई, लेकिन नींद किसी के भी आंख में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाज़ा खुला था। शायद अविनाश जा चुका था। अविनाश के जाने के बाद उसके ससुर ने राधिका को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोती से उन्हें दूर न करने को कहा। राधिका रहने तो लगी, लेकिन अब उस घर को अपनाने में उसे दिक्कत आ रही थी। जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। राधिका के ससुर का राधिका का उदास चेहरा देख तबीयत खराब रहने लगी। वो जानते थे कि राधिका का यूं अचानक निकलना उसके और उसके बच्चों को काफ़ी भारी पड़ेगी। उन्होंने माया मोह की बातों से राधिका को घर में रख तो लिया था, लेकिन अविनाश के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, ये समझ चुके थे। सब अपने में ही परेशान थे कि उनकी पड़ोसन, जिनसे उन सब का काफ़ी हद तक उठना बैठना था, राधिका के पास आती है, जो राधिका के उम्र की ही थी। राधिका के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लेती थी।
राधिका भी उनका हर काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती थी। इस बार वो फिर से राधिका से कहती है, राधिका, मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। राधिका ने अविनाश की करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था, उसके सामने भी हिम्मत बांधे कहती है, अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी बहन। पड़ोसन कहती है, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल, तुम्हें तो पता ही है, इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज, क्योंकि जो खाना बनाने आती हैं वो इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई मिल नहीं रही है। तुम तो जानती हो कि मैं इतना कुछ नहीं संभाल सकती, 50 लोगों का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को ही पसंद, नहीं तो उन सबको क्या खाक पसंद आएगा, अगर तुम बना दो तो। राधिका कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं, अपने घर में ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। वो पड़ोसन भी बहुत खुश होकर चली गई। राधिका के मन में अब एक नए विचार ने जन्म लिया। उस विचारों के साथ रोहन के पास रोहन को पड़ोसन वाली सब बात बताई और यह भी कहा कि अगर वो होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसा आ जाएगा। रोहन, जो आज मोबाइल के हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात सुन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर नहीं था, वह कुछ अलग ही करने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी, तो उसने हर खाने के आइटम को अपनी मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू किया। राधिका अब भी अनजान थी कि रोहन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे आज अचानक वीडियो की क्या सूझी, लेकिन रोहन ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने की। राधिका जानती थी कि रोहन मोबाइल में ही पड़े रहता है, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब राधिका के हाथ की खाने की तारीफ कर रहे थे। सबकी बातें सुन रोहन को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो रात में बैठकर कुछ न कुछ मोबाइल पर करने लगा। अब तो रोज की ही बात हो गई। रोहन और गुड्डी रोज ही कुछ न कुछ फरमाइश करते कि यह बनाओ वो बनाओ। उसकी माँ जब भी बनाती, बस रोहन उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। राधिका अब अपने बेटे की इस नई हरकत से परेशान थी। उधर अविनाश एक ही ऑफिस में पायल के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उसे पायल के लगाए गए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना तो उसने बंद ही कर दिया, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं पैसे के अभाव में राधिका उसके पास लौट कर आएगी ही। अचानक से एक दिन राधिका की सासू माँ अपने पति से कहती है, महीने हो गए उस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, न ही फ़ोन करता है, ज़रा आप फ़ोन करके पूछ तो लीजिए। 8 महीने हो गए हैं। अपनी पत्नी की बात को सुनकर वे उन्हें गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहते हैं, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोलकर गया है कि हम उसके पैसे से खाते हैं? अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अविनाश ने राधिका को झुकाने के लिए उसका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं राधिका को जानता हूँ, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है तुम्हारे बेटे ने। मैंने राधिका के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा, अगर जाना चाहे तो जा सकती है, मैं अब उसे रोकूंगा नहीं। अपनी पति की बात सुनकर अब अविनाश की माँ भी चुप थी। वो रोज ही देख रही थी राधिका को। अविनाश को माफ करना उसके लिए मुश्किल था। अब इस घर में उनकी जिद की वजह से रह तो रही थी, लेकिन अब बस सब एक जिम्मेदारी का एहसास था। सच भी है, रोहन और गुड्डी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके ऊपर भी तो खर्चा रहता ही है। इन कुछ महीनों में बहुत ही मुश्किल से कट रही थी, उन सब की पहले के बचत से ही अब तक चलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही रोहन अपनी माँ को गले लगाते चिल्लाता है। उसका पागलपन देखकर सब उससे पूछ रहे हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। रोहन ने सबके सामने ही अपने मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी माँ की वीडियो फेमस हो चुकी है। अब उसके 11,000 सब्सक्राइबर है। राधिका को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपने माँ के वीडियो में सब कमेंट को रोहन ने पढ़कर सुना रहा था कि सबको उसकी रेसिपीज पसंद आ है। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया है। उसके अकाउंट में 3,000 रुपए जमा हो चुके हैं। राधिका को रोहन की बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। घर में सब रोहन की बात को समझना चाहते थे, लेकिन गुड्डी के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। तब रोहन ने बताया कि वो मम्मी की रेसिपी भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता था और उसे यूट्यूब,
फेसबुक पेज पर पोस्ट करता था। शुरू में ये इसलिए नहीं बताया कि पहले उतनी चल नहीं रही थी, इसको पॉपुलर होने पर समय लगता है। इन 9 महीने में ये गाड़ी चल पड़ी। अगर माँ इसी तरह वीडियो बना नई नई रेसिपी इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेगी तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे। आज माँ के अकाउंट में 3,000 आए हैं। अगर इसी तरह पसंद करने लगे तो ये 25 से 30,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देर थी कि राधिका के आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ कमा सकती हैं, लेकिन रोहन ने उसके रास्तों में एक उम्मीद जगाई है। आज छोटी रकम ही सही, लेकिन यह उसकी खुद की थी। खुशी की आंसू बहते देख रोहन ने उसे गले लगा लिया। आज 2 वर्ष होने को है राधिका, जो काफी टाइम से अब वीडियो बना रही है। अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती हैं। उसने भी बहुत कुछ सीखा उससे, जिसकी वजह से अब पहले और अब की राधिका में काफी बदलाव आए हैं। राधिका का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफी हद तक बदल चुका था। राधिका इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही थी। रोहन और गुड्डी की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी कि फिर एक दिन दरवाजे पे दस्तक देख सबको हैरानी हुई। राधिका ने ही दरवाज़ा खोला। राधिका के बदलाव को देख अविनाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जिस राधिका को वो जानता था और इस राधिका के चेहरे और पहनावे में काफ़ी अंतर है। राधिका ने जैसे ही देखा कि सामने अविनाश हैं, तो वो अपने कमरे में चली गई। अविनाश की हालत बिगड़ चुकी थी, दुबला पतला शरीर, आंखें ढस गई थीं। अपने बेटे की इस स्थिति को देख उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई। जहां अविनाश को देख उसकी माँ की आंखें नम थीं, तो वहीं अपनी माँ की उजड़ी मांग को देखकर उसे समझते देर न हुई कि उसके बाबूजी अब नहीं रहे। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो राधिका के साथ किया, उस सदमे को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गम के साथ उन्होंने इस दुनिया को भी छोड़ दिया। राधिका तो कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले कैसे छोड़ती? तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ राधिका के नाम कर दिया है। लेकिन आज अविनाश को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पायल ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। न नौकरी रही, न इज्जत। कई महीने जेल के सलाखों के पीछे गुजार कर आया है अविनाश। आज वो बहुत ही शर्मिंदा है कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। राधिका जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती हैं। अब उनका बेटा आ चुका है। अब इस घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को रोहन और गुड्डी के आने के बाद राधिका ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी सास ये सुनकर कहती है, राधिका, मैं जानती हूँ कि तुम अविनाश को माफ़ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। राधिका समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन उसने एक चाबी राधिका के हाथ में रख दिया, यह कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था और उनकी इच्छा थी कि कभी अविनाश के आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। राधिका ने नम आंखों से अपने उस घर और अपनी सांस से विदा लिया। अविनाश उसे पीछे से देखता रह गया, लेकिन आज उसे रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इस समाज में कई औरत ऐसे हैं जो पायल की तरह है, सही गलत का निर्णय लेने में देर नहीं करती, लेकिन कुछ राधिका के जैसी भी हैं। पति से अलग होने के बाद भी उनका उस परिवार से एक रिश्ता बनता है जिससे बाहर निकलने में उन्हें समय लगता है। राधिका ने इस घर में रहकर धैर्य का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तो उसके बेटे रोहन ने भी साथ दिया, एक नई दिशा दिखलाई। अविनाश के आने के बाद राधिका का घर छोड़ने का फैसला ठीक था या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।